नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 56 है, जो कि बेस्ड है सुप्रीम कोर्ट पे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है, ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे और पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपके लिए काफ़ी इजी हो और आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और हर एग्जाम में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस पॉलिटी के जरूर पाए जाते हैं। लेकिन क्वेश्चंस का निरंतर अभ्यास करना पॉलिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो क्वेश्चन के निरंतर अभ्यास के लिए ही ये पॉलिटी की श्रृंखला बनाई गई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। Question number first. Who has the right to seek advisory opinion of the Supreme Court on any question of law? कानून के किसी भी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी राय लेने का अधिकार किसे है? आपके ऑप्शन हैं ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी एनी हाई कोर्ट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। आर्टिकल 143 के तहत क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है, ठीक है, या ओपिनियन ले सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया के संबंध में भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख करते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 127 सब क्लॉज 1, बी आर्टिकल 143 सब क्लॉज 1, सी आर्टिकल 143 सब क्लॉज 2, डी आर्टिकल 144 सब क्लॉज ए। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 143 सब क्लॉज 1, ऑप्शन बी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो आर्टिकल 143 सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग। दूसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 3. The power to enlarge the jurisdiction of the Supreme Court of India with respect to any matter included in the Union list of legislative powers rest with. विधायी शक्तियों की संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की शक्ति किसके पास होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी द पार्लियामेंट, डी द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस एंड कंपनी अफेयर। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी द पार्लियामेंट। विधायी शक्तियों की संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की शक्ति किसके पास होती है? हमारे संसद के पास होती है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 4. By whom the jurisdiction of the Supreme Court of India can be enlarged? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी पार्लियामेंट बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन, सी पार्लियामेंट बाय मेकिंग लॉ, डी प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पार्लियामेंट बाय मेकिंग अ लॉ, संसद द्वारा कानून बनाकर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसकी तरह बढ़ाया जाता है? तो वो भी संसद के द्वारा कानून बनाकर। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Question number 5. Which of the following statements regarding the advisory jurisdiction of the Supreme Court is correct? First, it is binding on the Supreme Court to give its opinion on any matter referred to it by the President. Second, the full bench of the Supreme Court hears any reference made to it under its power of advisory jurisdiction. Third, the opinion given by the Supreme Court on a reference under advisory jurisdiction is not binding on the government. Fourth, not more than one references at a time can be made to the Supreme Court under its power of advisory jurisdiction. Select the answer from the code given below. स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को एक दो बार आप लोग रीड कर लिया कीजिए, क्योंकि एक वर्ड से ही पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है सही और गलत हो जाता है, और इसमें आपको क्या बोला गया है, सही स्टेटमेंट बताना है। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किसी भी मामले पर अपनी राय देना सर्वोच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ सलाहकार क्षेत्राधिकार की अपनी शक्ति के तहत इसके लिए किए गए किसी भी संदर्भ को सुनाती है। तीसरा, सलाहकार क्षेत्राधिकार के तहत एक संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राय सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। चौथा, सलाहकार क्षेत्राधिकार की शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय को एक समय में एक से अधिक संदर्भ नहीं दिया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट से उत्तर का आपको चयन करना है। तो इन चारों के चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं दूसरा स्टेटमेंट। द फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हियर्स एनी रेफरेंस मेड टू इट अंडर इट्स पावर ऑफ एडवाइजरी जुरिडिक्शन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन अ रेफरेंस अंडर एडवाइजरी जुरिडिक्शन इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। ये भी स्टेटमेंट सही है। और आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी देखिए, 2 एंड 3। पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ सलाहकार क्षेत्राधिकार की अपनी शक्ति के तहत इसके लिए किए गए किसी भी संदर्भ को सुनाती है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट। और तीसरा स्टेटमेंट क्या करेगा? सलाहकार क्षेत्राधिकार के तहत एक संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राय सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2 एंड 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, no high court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. Second, an amendment to the Constitution of India cannot be called into question by the Supreme Court of India. Which of the following statement above is are correct? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, किसी भी उच्च न्यायालय के पास किसी केंद्रीय कानून को संवैधानिक रूप से अमान्य घोषित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। दूसरा, भारत के संविधान में संशोधन पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंटर लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड। तो बताइए क्या ऐसा ये सही है? देखो, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था तो उसमें क्या गया था? जुडिशियल रिव्यू दिया गया था हाई कोर्ट को। ठीक है, जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें जुडिशियल रिव्यू दिया गया था। ठीक है, हाई कोर्ट को। तो उसके तहत क्या होता है कि अगर मान लो सेंटर कोई लॉ बना रहा है तो वो उस पर इनवैलिड करार दिया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट तो हम लोग का इनकरेक्ट हो जा रहा है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उसे क्वेश्चन किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर पार्लियामेंट कोई अमेंडमेंट करती है कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ना तो पहला ही सही है और ना ही दूसरा सही है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीदर 1 नॉर 2। ऑप्शन डी, छठे का आंसर क्या हो जाएगा? नीदर 1 नॉर 2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Question number 7. The advisory power of the Supreme Court of India imply that it may भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी शक्तियां क्या कह सकती हैं? आपके ऑप्शन हैं ए एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन द इश्यू ऑफ लॉ और फैक्ट विच आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य के मुद्दों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। बी एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन ऑल कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, सभी संवैधानिक मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। सी एडवाइस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन लीगल मैटर, कानूनी मामलों पर प्रधानमंत्री को सलाह देना। डी एडवाइस टू ऑल द अबव पर्सन्स, उपरोक्त सभी व्यक्तियों को सलाह दें। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी शक्तियां क्या करती हैं या क्या पावर होती है? तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन द इश्यू ऑफ लॉ और फैक्ट विच आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य के मुद्दों पर राष्ट्रपति को सलाह दिया जाता है थ्रू एडवाइजरी जुरिडिक्शन के तहत। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और किस आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 143। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन अ मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के मामले पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। आपके ऑप्शन से ए ऑन इट्स इनिशिएटिव, इसकी पहल पर। बी ओनली इफ ही सीक सच एडवाइस, केवल अगर वह ऐसी सलाह चाहता है। सी ओनली इफ द मैटर रिलेट्स टू द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, केवल तभी जब मामला नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित हो। डी ओनली इफ द इशू पोजेस अ थ्रेट टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, केवल तभी जब मुद्दा देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा हो। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ओनली इफ ही सीक्स सच एडवाइस, केवल अगर वह ऐसी सलाह चाहता हो। तो एट्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। हु हैज द राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, संविधान के तहत कानून के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार किसे है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रेसिडेंट, बी एनी हाई कोर्ट, सी प्राइम मिनिस्टर, डी ऑल द अबव। तो 90 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Supreme Court of India tenders advice to the President of India on matters of law or fact. First, on its initiative on any matter of larger public interest. Second, if he seeks such advice. Third, only if the matter is related to the fundamental right of the citizens. Which of the statement given above are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के मामलों पर भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। पहला, अपनी पहल पर, व्यापक जनहित के किसी मामले पर। दूसरा, यदि वह ऐसी सलाह चाहता है। तीसरा, केवल तभी जब मामला नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपको इसमें सही स्टेटमेंट बताना है। तो क्या करें? ओनली इफ यू सीक सच एडवाइस। ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के मामले पर भारत के राष्ट्रपति को सलाह कब देता है? जब वह ऐसी सलाह चाहता है तभी वह सलाह देता है। तो दूसरा स्टेटमेंट इसका सही होगा। तो टू ओनली, ऑप्शन बी। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। Under which article of the Indian Constitution did the President make a reference to the Supreme Court to seek the court's opinion on the constitutional validity of the Election Commission's decision on deferring the Gujarat Assembly election in the year 2002? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने गुजरात विधानसभा चुनाव वर्ष 2002 में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के फैसले की संवैधानिक वैधता पर न्यायालय की राय लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का संदर्भ दिया था? आपके ऑप्शन से ए आर्टिकल 142, बी आर्टिकल 143, सी आर्टिकल 144 या डी आर्टिकल 145।
5। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 143। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 12, which of the following articles of the Constitution of India have been declared by the Supreme Court as the inviolable basic structure of the Constitution? Select the correct answer from the code given below. First, Article 32, second, Article 226, third, Article 227 या fourth, Article 245। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की अविभाज्य मूल संरचना घोषित किया है? आर्टिकल अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 245। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो आर्टिकल 32 है और आर्टिकल 226 है और आर्टिकल 227, इसको क्या बोला गया? इनवॉयबल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 12वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन्स? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 74, बी आर्टिकल 56, सी आर्टिकल 16 या डी आर्टिकल 32। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आर्टिकल 32। 13वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन मस्ट बी एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट हाउ मैनी ईयर्स? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्षों तक उच्च न्यायालय में वकील रहना होगा? आपके ऑप्शन हैं ए 20, बी 10, सी 8, डी 25। 14th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 10 ईयर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग्स द फॉलोइंग रिसेंटली अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट जज वाज नॉट अर्लियर जज ऑफ अ हाई कोर्ट? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त निम्नलिखित में से कौन पहले उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं थे? आपके ऑप्शन हैं ए डी वाई चंद्रचूड़, बी ए एम खानविलकर, सी एल नागेश्वर राव, डी अशोक भूषण। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एल नागेश्वर राव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, आई विल bear true faith and allegiance to the Constitution of India, uphold the sovereignty and integrity of India, perform the duties of my office, uphold the Constitution and law. It is the form of oath taken by. मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करूंगा, संविधान और कानून को बनाए रखूंगा। यह किसके द्वारा ली गई शपथ का रूप है? आपके ऑप्शन हैं ए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डी द गवर्नर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कम्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट? निम्नलिखित में से कौन सा मामला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन से ए डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, बी डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स, सी एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डी प्रोटेक्शन फ्रॉम वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये जुरिडिक्शन होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। तो 17th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18,
Which of the following statement is not true about the power of Supreme Court of India? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए, इट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू इशू रिट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसके पास लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने की विशेष शक्ति है। बी, इट हैज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन इन इंटरगवर्नमेंटल डिस्प्यूट। अंतर सरकारी विवादों में इसका मूल और विशेष क्षेत्राधिकार है। सी, इट हैज एडवाइजरी जुरिडिक्शन on a question of law or fact which may be referred to it by the President of India। इसके पास कानून या तथ्य के किसी प्रश्न पर सलाहकारी क्षेत्राधिकार है जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किया जा सकता है। डी, इट हैज पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर। इसे अपने निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इस देखिए जो पहला स्टेटमेंट है ए, इट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू इशू रिट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल। इसके पास लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने की विशेष शक्ति है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है और हमें सही स्टेटमेंट ही बताना था। तो 18th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज द राइट टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन इंडिया? भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? आपके ऑप्शन हैं ए, प्रेसिडेंट, बी, सुप्रीम कोर्ट, सी, हाई कोर्ट, डी, नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली डिक्लेयर्ड माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट 1983 as unconstitutional for violation of the sacred duty of censure। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस अनुच्छेद के तहत प्रवासी ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारण अधिनियम 1983 को केंद्र के पवित्र कर्तव्य के उल्लंघन के लिए असंवैधानिक घोषित किया? आपके ऑप्शन हैं ए, आर्टिकल 355, बी, आर्टिकल 356, सी, आर्टिकल 256, डी, आर्टिकल 257। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आर्टिकल 355। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 21. Consider the following statement. First, the Parliament cannot enlarge the jurisdiction of the Supreme Court of India as its jurisdiction is limited to that conferred by the Constitution. Second, the officers and servants of the Supreme Court and High Court are appointed by the concerned Chief Justice and the administrative expenses are charged on the Consolidated Fund of India. Which of the statement given above is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, संसद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को नहीं बढ़ा सकती क्योंकि इसका क्षेत्राधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त क्षेत्र तक ही सीमित है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति संबंधित मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है और प्रशासनिक व्यय भारत के संचित निधि पर भारित किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। 21st क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखो पहला स्टूडेंट का कह रहा है कि द पार्लियामेंट कैन नॉट एनलार्ज जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज इट्स इज लिमिटेड टू दैट कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि पार्लियामेंट जो होती है वो एनलार्ज कर सकती है। सेकंड का कह रहा है कि द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर appointed by the concerned chief justice and the administrative expenses are charged on the consolidated fund of India। ये भी स्टेटमेंट गलत है और आपसे पूछ कर रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ना ही पहला स्टेटमेंट सही है ना ही दूसरा, तो नीदर 1 नॉर 2। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 21st का आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 22. Consider the following statement. First, Justice V. R. Krishna Iyer was the Chief Justice of India. Second, Justice V. R. Krishna Iyer is considered as one of the progenitor of public interest litigation in the Indian judicial system. Which of the statement given above is are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। दूसरा, न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर को भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका पीआईएल के प्रवर्तकों में से एक माना जाता है। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो उसमें क्या है कि जो सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर इज कंसिडर्ड एज द प्रोजिनेटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन ये कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहे हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 ओनली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। जब भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका की शुरू की गई तब भारत में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए एम हियातुल्ला, बी ए एम अहमदी, सी पी एन भगवती, डी ए एस आनंद। 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पी एन भगवती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, द सोर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया इज। भारत में संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का स्रोत है। आपके ऑप्शन हैं ए द कॉन्स्टिट्यूशन, बी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, सी ओपिनियन ऑफ द ज्यूरिस्ट, डी पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, न्यायिक व्याख्या। ठीक है, भारत में संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का स्रोत क्या है? न्यायिक व्याख्या। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इट्स इम्प्लाइज दैट। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक रिकॉर्ड न्यायालय है, इसका तात्पर्य यह है कि। आपके ऑप्शन हैं ए इट हैज़ टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट्स डिसीजन, इसे अपने निर्णयों का रिकॉर्ड रखना होता है। बी ऑल इट्स डिसीजन हैव एविडेंशियली वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक महत्व है और किसी भी अदालत में इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। सी इट हैज़ द पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, इसमें अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। डी नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट इट्स डिसीजन, इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो बी स्टेटमेंट, इट्स ऑल इट्स डिसीजन हैव एविडेंशियली वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन इन द कोर्ट, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक महत्व है और किसी भी अदालत में इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। ठीक है, तो 25th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 25th का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इस तरीके से आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कर्मवीर आईसीएस को, और साथ ही साथ अपने फीडबैक को भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि हम और भी क्वालिटी लेक्चर्स आप सभी के लिए ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।